those who are willing and able to work, they are part of the labor force. Those who are willing and able to work. ठीक है। और उसमें अनएम्प्लॉयड भी लोग होते हैं और एम्प्लॉयड लोग भी होते हैं लेबर फोर्स में। सो दो तरह के लोग होते हैं, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एमसीक्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। आई बेसिकली सॉर्ट ऑफ ड्रॉन अ टेबल जिसमें तीन डेटा आपको गिवन है, 1, 2, 3। 42.7 मिलियन जो है वो शो करता है नंबर ऑफ पीपल ऑफ वर्किंग एज। कितने लोग 18 से 60 साल की उम्र में हैं एक मुल्क में? 42.7 मिलियन। नंबर ऑफ पीपल सीकिंग वर्क बट आर नॉट वर्किंग, ये 2.2 मिलियन है। इसका क्या मतलब है? ये लोग अनएम्प्लॉयड लोग हैं। 2.2 मिलियन अनएम्प्लॉयड है इसका मतलब। ठीक है। एंड नंबर ऑफ पीपल ऑफ वर्किंग एज हु आर नॉट एक्टिवली सीकिंग वर्क, मतलब ये वर्किंग एज में तो है लेकिन ये नौकरी ढूंढ नहीं रहे। ठीक है। 9.4 मिलियन। ठीक है। कैलकुलेट दी एम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं निकालना, कैलकुलेट दी एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। तो अब एम्प्लॉयमेंट रेट हमने कैसे निकालना है ठहरे? सो एम्प्लॉयमेंट रेट हमने कैसे निकालना है जी? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रेट इज टोटल एम्प्लॉयड ओवर टोटल लेबर फोर्स टाइम्स 100। ठीक है। अच्छा, अब पहले निकालो लेबर फोर्स। या लेबर फोर्स क्या होती है? ठीक है। लेबर फोर्स क्या होती है बच्चों? लेबर फोर्स होती है वर्किंग एज में कितने लोग हैं जो एक्टिवली जॉब सीख कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? 42.7 माइनस 9.4। 42.7 जो वर्किंग एज में लोग हैं उनमें से 9.4 मिलियन वो है जो नौकरी ढूंढ नहीं रहे। तो कितना आ गया? 33.3 मिलियन लोग हैं जो वर्किंग एज में और नौकरी ढूंढ रहे हैं, मतलब दे आर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। ठीक है। सो 33.3 मिलियन आर लेबर फोर्स। ठीक है। अच्छा, फिर हमने निकालने हैं एम्प्लॉयड कितने लोग। तो एम्प्लॉयड कितने होंगे लोग? 33.3 मिलियन जो लेबर फोर्स में है, माइनस 2.2 मिलियन जो अनएम्प्लॉयड है। -2.2 कितना हो गया? 31.1 मिलियन। ये है टोटल एम्प्लॉयड लोग। तो अब एम्प्लॉयमेंट रेट निकालने कितना निकलेगा? 31.1 मिलियन ओवर 33.3 मिलियन टाइम्स 100। ये आता है जी 95%। आपका करेक्ट आंसर है डी, 95%। ठीक है। 95% एम्प्लॉयमेंट रेट है इस मुल्क का। ठीक है। इस तरह एम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं। इट्स वेरी सिमिलर टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन मतलब ऑब्वियसली बात है टोटल अनएम्प्लॉयड की बजाय यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयड आते हैं। ठीक है। सो आई होप ये समझ आ गई है भाई तुम लोगों को। जल्दी से मुझे थम्स अप कर दो, जिसको समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। समझ आ गई? यस। थम्स अप कर दें यार। नहीं यही तो पूछ सकते हैं मुझसे सवाल बाय द वे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जबरदस्त। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। अच्छा जी, ये हो गया जी एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट के कितने कॉजेज हैं? ये सारा एएस के करिकुलम में है, लेकिन इसकी A2 में नॉलेज आपको आनी चाहिए। ठीक है। सो 5 तरह के कॉजेज होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। एएस में सारे पढ़े, हम क्विकली रिकैप करेंगे। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? व्हेन पीपल आर इन बिटवीन जॉब्स। जॉब मिलने लगी है लेकिन अभी नहीं मिली, तो अब अभी हम अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है। उसकी ये शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है। तो उसकी टाइप्स क्या है जी? सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। सर्च अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है जी? बस जॉब ढूंढता हूं मैं लेकिन अभी तक मिली नहीं है। ठीक है। लेकिन मिलने लगी है। इट्स नॉट कि मुझे बहुत टाइम लगेगा, बस मिलने लगी है जॉब मुझे। ठीक है। सो ये हो गया सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट है जिस तरह कोई एक क्रिकेटर जो है, लेट्स सपोज क्रिकेटर सिर्फ खेलता है जी आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स होती है ना, आईपीएल, पीएसएल, इस तरह की, ये खेलता है। लेट्स सपोज पीएसएल हुई मार्च के अंदर। मार्च के अंदर पीएसएल हुई। ठीक है। और फिर उसके बाद
लेट्स सपोज आईपीएल होती है मई में, तो अप्रैल का महीना ये बंदा अनएम्प्लॉयड रहेगा। ये है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कैजुअली अनएम्प्लॉयड है क्योंकि बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट 1 मार्च में हुआ था, फिर उसके बाद अब मई में हो गया कॉन्ट्रैक्ट उसका। ठीक है, सो ये 1 महीने के लिए कैजुअली अनएम्प्लॉयड है, ये भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आती है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब आप हर साल एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर अनएम्प्लॉयड होते हो। जैसे टूरिस्ट गाइड्स नॉर्दर्न एरियाज में विंटर के 3 मंथ्स में नॉर्दर्न एरियाज में अनएम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि वो सब चीजें बंद होती हैं, बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज में बर्फ इतनी पड़ती है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। ये हो गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, उसकी वजह से कुछ इंडस्ट्रीज आउट ऑफ बिजनेस जा रही हो, कुछ इंडस्ट्रीज की डिमांड खत्म हो रही हो। ठीक है, तो उन इंडस्ट्रीज में जो स्पेशलिस्ट वर्कर्स हैं उनकी डिमांड भी फारिग हो जाएगी, क्योंकि उनके स्किल्स रिडंडेंट हो गए। ठीक है, उनके स्किल्स रिडंडेंट हो गए। ठीक है, तो फिर उनको नए स्किल्स अक्वायर करने पड़ेंगे, तब जाकर जॉब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी उनको जॉब। ठीक है, जैसे कोल माइनर्स हैं, अब कोल माइनिंग की दुनिया में डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। वो इसलिए कम हो रही है बिकॉज लोग ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो कोल माइनिंग की डिमांड कम हो रही है, तो कोल माइनर्स की डिमांड भी कम हो रही है। तो अब कोल माइनर्स कोई और स्किल अक्वायर करेंगे तब जॉब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का, और ये दिस इज जो मैंने एग्जांपल दी है, ये चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड की एग्जांपल दी है। ठीक है, कोल माइनर्स की। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब वर्कर्स मशीन से रिप्लेस हो जाए, ऑटोमेशन ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से वर्कर्स मशीन से रिप्लेस हो गए। ठीक है, नंबर 3 रीजनल, आपके स्किल की डिमांड खत्म हो गई है, पूरी दुनिया में नहीं या पूरे मुल्क में नहीं है, एक रीजन के अंदर खत्म हो गई है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज बलूचिस्तान के अंदर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में डिमांड खत्म हो जाए, बट सिंध में वो अवेलेबल है उसकी डिमांड, तो उस बंदे को सिंध जाना पड़ेगा या उसको नया स्किल एक्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर जॉब मिलेगी। ठीक है, ये रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। ठीक है, अच्छा है, ओके। सो ये हो गया जी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये लेकिन लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि टाइम लगता है इसको हल होने में। ठीक है, फिर आते हैं क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है जी? जब आपकी वेज मार्केट में जो वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं ना, जो वेज, वो इक्विलिब्रियम से ऊपर हो, तो ये जो वेज होती है, इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होती है, इसको क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये आमतौर पे 2 रीजंस की वजह से होती है। ठीक है, कौन से 2 रीजंस हैं? ट्रेड यूनियन का मार्केट में इंटरफेयर करना, या मिनिमम वेज लॉ का गवर्नमेंट को सेट करना। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लॉ सेट कर दिए तब भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ट्रेड यूनियन मार्केट में इंटरफेयर करेगी तब भी ये क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। नंबर 4, हाई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ज्यादा है, तो लोग कहेंगे, लोग जॉब तो ढूंढेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि जॉब नहीं ढूंढेंगे, वरना तो वो लेबर फोर्स में नहीं होंगे। लोग जॉब ढूंढेंगे, पर वो अपनी औकात से बड़ी जॉब ढूंढेंगे, समझ रहे हो? ठीक है, वो कहेंगे यार नहीं, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, लेट्स सपोज मुझे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं $100 के, और मुझे मार्केट में वेज आराम से मिल रही है $110 की, जो मेरी स्किल के हिसाब से है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं इसकी ये जॉब तो मैंने करनी नहीं है, उससे बेहतर है मैं घर बैठ के अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कमाऊं। मैंने जॉब करनी है ऐसी जिसके अंदर $200 की मुझे सैलरी मिले या तनख्वाह मिले। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बात है, वो मे बी दैट माइट बी पॉसिबल बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि ये मेरा स्किल बेसिकली इतना जो वेज है वो डिमांड ही नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने नखरे किए हैं क्योंकि मुझे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो, एंड फाइनली एंड द वर्स्ट इज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इट इज द वर्स्ट बिकॉज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में गिर जाए, जिससे इकोनॉमी में रिसेशन हो जाए। ठीक है, सो ये मैं आई डोंट नो मैंने क्या लिखा, दिस हैपेंस ड्यू टू अ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग रिसेशन और अ फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट। ये
ये बहुत ही गलत आई डोंट इवन नो मैंने ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत है। फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। आई डोंट नो मैंने क्या लिखा हुआ। सो दिस हैपेंस ड्यू टू अ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग अ रिसेशन, और अ फॉल इन, आप कह सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। मे बी ये शायद मैं वो लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइपो हो गया। अ फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है ना, रिसेशन नहीं हो रही लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है, 3% इकोनॉमिक ग्रोथ ही अब 1% पे आ गई है, तो अब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी पॉपुलेशन से कम है। पॉपुलेशन 3% से बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ 1% से बढ़ रही है, तो नेचुरल सी बात है सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। एंड व्हाई इज दिस द वर्स्ट? बिकॉज इसमें वर्कर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जॉब अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो बेचारा वर्कर जो है वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, लंबे अरसे के लिए रहेगा, जब तक जॉब्स क्रिएट नहीं होती, जब तक इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड वापस इंक्रीज नहीं होती, बंदा बेचारा अनएम्प्लॉयड ही रहेगा। ठीक है, ये हो गई जी सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, या सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हो गए जी बच्चों 5 मेन टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट। अब आई थिंक मैंने आपको एएस के अंदर वॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का भी करवाया था, इवन दो ये A2 का पार्ट है, लेकिन एक एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ आपको कि ये क्या है। चलो एक मिनट, लेट्स फर्स्ट आस्क यू गाइस कि जी कोई अगर सवाल हो आपका तो बताएं। एनी क्वेश्चंस? समझ आ गई पांचों टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट? मेरी आवाज भी आ रही है कि नहीं आ रही बाय द वे? डू वी हैव टू लर्न देयर डायग्राम्स? नो, you don't. I mean, cyclical unemployment happens when there is a fall in aggregate demand. तो वो aggregate demand का fall आपको पता होना चाहिए, उसका डायग्राम कैसे बनाना है। बट मतलब कोई और कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है। हमजा जो बंदर तू बंदर है, इसका क्या मतलब मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही, व्हाट इज मेड बाय दिस। लेकिन आई होप सबको समझ आ गई है। ठीक है, चलो गुड, बहुत सारे बच्चों के थम्स अप हो गए। आगे चलें जी। ये कौन चीज है? चलो, जेनजी की क्या क्या बातें हैं, क्या 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 समझो जेनजी को कसम से। अच्छा जी, अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। जो ये जो 5 कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहे हैं ना बच्चों, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज हैव अ जॉब। जो मार्केट वेज पे काम करना चाहते हैं उनको जॉब मिली हुई है, और जो मार्केट वेज पे काम नहीं करना चाहते उनको जॉब नहीं मिली हुई। सिंपल सी बात है, ये है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें 4 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट आती है बच्चों, 5 में से 4 तरह। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी वॉलंटरी है। क्यों? क्योंकि वही बात है ना, लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, बेहतर जॉब ढूंढ रहे हैं, मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन बस वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है उस वक्त तक। ठीक है, इसी तरह स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वॉलंटरी है बिकॉज लोगों को पता है अगर जॉब मैंने ढूंढनी है तो मुझे नया स्किल एक्वायर करना पड़ेगा। वो जब तक नहीं कर रहा नया स्किल एक्वायर, उस तक वो वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, फिर हो गया क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट में भी वही होता है कि जी वेज इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में भी जो है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज still cannot find a job because no jobs are available. सिंपल सी बात है, जॉब्स अवेलेबल है ही नहीं। लोग शरीफ बन के मार्केट वेज पे काम करने को भी तैयार है, लेकिन मार्केट में जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है, तो उनको बेचारों को जॉब्स किधर से मिलेगी। ठीक है, ये है जी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और उसमें सिर्फ एक ही आती है सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सिर्फ एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अच्छा, उसी से रिलेटेड वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी से अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है भाई? ये आई थिंक ये भी मैंने तुम लोगों को एएस में करवाया था। हर छोटी बात पे जो हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गई, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होना चाहती है,
जिस तरह फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम हमने कहा था कि जी हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे आना चाहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो, तो पॉसिबल ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो तो नहीं हो सकती ना। तो फिर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब आप अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे होते हैं। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है व्हेन देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, बिकॉज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो। ठीक है, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कोई नहीं है, सिर्फ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर। दैट इज व्हाट इज नोन एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और ये आमतौर पे 2% 3% के आसपास हवर करती है। फॉर्मूला नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालने का ये है नंबर ऑफ वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड ओवर ओवर लेबर फोर्स इनटू 100। ठीक है, सो ये हो गई जी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप ये भी समझ आ गई आपको ना। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? बच्चों मैं तुम लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से स्कीम थ्रू करो। अनएम्प्लॉयमेंट के जो बुराई है वो तुम्हें पता है, जल्दी से स्कीम थ्रू करो। आई मीन दिस इज बेसिक स्टफ, जल्दी से इसको पढ़ो फिर आगे चले। ठीक है, आई होप समझ आ गई है बच्चों, ये भी क्लियर हो गया होगा। आई होप दिस इज अ डिफिकल्ट पॉइंट। अच्छा, नाउ व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? ठीक है, ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अभी हमने पढ़ा है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है? क्या मतलब डिटर्मिनेंट्स का? डिटर्मिनेंट्स का मतलब है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कब बढ़ती है कब गिरती है। मतलब मैंने तुम्हें कहा ना 2 to 3% के आसपास हवर करती है, सो 3% या उससे थोड़ा ज्यादा कब हो सकती है, या 2% और उससे कम कब हो सकती है। ठीक है, सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के डिटर्मिनेंट्स क्या है? नंबर वन, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब इंफॉर्मेशन सेंटर्स। भाई जॉब इंफॉर्मेशन के सेंटर्स कितने मार्केट में अवेलेबल है? मार्केट में जॉब इंफॉर्मेशन लोगों को मुयसर है कि नहीं है? लोगों को इजी एक्सेस है टू जॉब इंफॉर्मेशन एंड जॉब इंफॉर्मेशन सेंटर्स? अगर इजी एक्सेस है तो नेचुरल सी बात है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि जॉब ढूंढना आसान हो जाएगा। ठीक है, और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, ये हो गया नंबर वन। नंबर टू, लेवल ऑफ बेनिफिट्स। जितने बेनिफिट ज्यादा होंगे उतने ही लोग अनएम्प्लॉयड ज्यादा रहना पसंद करेंगे, उतना ही नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। ठीक है, नंबर थ्री, स्किल्स एंड एजुकेशन। जितने ज्यादा लोगों के पास स्किल्स और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी उतना ही स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिमिलरली लेबर मोबिलिटी, अगर लेबर मोबिलिटी आसान है, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम किया है। ठीक है, इस पे सप्लाई साइड पॉलिसीज का सवाल आ जाता है। ठीक है, और लेबर मोबिलिटी की बात हम इंशाल्लाह डिटेल में कल ज्यादा क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, सो जितनी लेबर मोबिलिटी है उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ठीक है, कैसे ये कल करवाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन जितनी ज्यादा लेबर मोबिलिटी होगी, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उतनी कम होगी और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही कम होगा। एंड फाइनली हिस्टेरिसिस। ये क्या होता है? हिस्टेरिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब लोग लॉन्ग रन के लिए अनएम्प्लॉयड होते हैं, मे बी ड्यू टू ए रिसेशन, जब लोग लॉन्ग रन के लिए अनएम्प्लॉयड होते हैं उसकी वजह से उनकी डी स्किलिंग होना शुरू होती है। डी स्किलिंग का क्या मतलब है? लोग अपने स्किल भूलना शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, डी स्केलिंग होना शुरू हो जाती है। साथ में वो डीमोटिवेटेड भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार घर बैठे बैठे अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आई मीन व्हाई डू वी नीड टू वर्क। तो डी स्केलिंग हो गई, डीमोटिवेशन हो गई, जिसकी वजह से दे आर लेस एबल एंड लेस लाइकली टू गेट न्यू जॉब्स। ये हिस्टेरिसिस का कॉन्सेप्ट है, ये इसका एमसीक्यू अभी किसी रीसेंट 2025 के पेपर में आया था, हिस्टेरिसिस क्या होता है। ठीक है, सो यू शुड नो कि लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी वजह से डी स्केलिंग और डीमोटिवेशन हो जाए, उससे पीपल बिकम लेस लाइकली टू गेट न्यू जॉब्स। ठीक है जी, ये हो गया जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। राइट, मुझे बताइए बच्चों, कोई चीज समझ ना आई हो, बहुत बेसिक सी चीजें अभी की हैं, लेकिन अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। इज दिस कमिंग इन मिड टर्म्स जी? एब्सोल्युटली इट इज। अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक बिल्कुल मिड टर्म में आ रहा है। और सवाल कोई अगर नहीं है तो थम्स अप कर दें। सवाल है, किसका सवाल है? हमजा आबिद, एक मिनट ठहर। हाँ हमजा आबिद, सर वो सर बता। मैंने पूछा था कि उसको मैं तुझे वॉलेंटरी अनम्यूट कर दी। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कहते हैं अगर वो एम्प्लॉयड ही होते हैं? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है जो नाम से पता चल रहा है कि लोग जानबूझ के अनएम्प्लॉयड है, जानबूझ के काम नहीं ढूंढ रहे। काम ढूंढ रहे हैं, हम्म। लेकिन मतलब थोड़ा सा बेहतर काम ढूंढ रहे हैं ना, तो उस वक्त के लिए दे प्रेफर कि जी वो अनएम्प्लॉयड रहे, कोई मसला नहीं है। ठीक ठीक है, है। सो ठीक है। काम वो ढूंढ रहे हैं। जिस तरह फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में दे आर सीकिंग वर्क, but for the time being they prefer to stay unemployed because they're not able to get a better job opportunity than the one that they've basically let go of। ठीक है, और भी जो ऑप्शन है, सो इसलिए है ये अनएम्प्लॉयड ही, लेकिन मतलब ये वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड इसको कहते हैं। ठीक है। ठीक है, और कोई सवाल? सदात, सदात ने कोई मैसेज किया? सदात ने कोई मैसेज नहीं किया, अच्छा। आई थॉट सदात ने कोई मैसेज किया। सर इसके एसेज आ सकते हैं, इसके एसेज दिसंबर एग्जाम में तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली, दिसंबर एग्जाम में सिर्फ माइक्रो के एसेज आ रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं, मतलब एज इन A2, जो एज इन जो ए लेवल्स का आपका एग्जाम होगा उसमें डेफिनेटली इसके एसेज आ सकते हैं। नॉट इंडिपेंडेंटली, बिकॉज ये किसी टॉपिक के साथ मिलाकर एसेज आएंगे, जिस तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ मिलाकर ये इसके एसेज आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? क्या है मिड टर्म का फॉर्मेट? क्या है यार, तू कैसी बातें कर रहा है कसम से, 1000 दफा तो बता चुका हूं मैं। चलो बता देते हैं दोबारा, क्या है याद करेंगे यार। मिड टर्म का फॉर्मेट क्या है जी? हम AS2 का A2 माइक्रो पूरा, मैक्रो के 2 चैप्टर। ठीक है, एएस में 2 पेपर है, P1 P2, एग्जैक्ट पैटर्न के हिसाब से आएंगे। P1 P2 जो पैटर्न है उसके हिसाब से आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब अगर नहीं याद किसी को पैटर्न जो होना चाहिए तो खुदा का खौफ करो, अगर किसी को नहीं याद। 50 MCQs है, P1 के अंदर 1 घंटा है, और P2 में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, ये है केस स्टडी, डेटा रिस्पॉन्स। ठीक है, हाँ हाँ भाई, सॉरी यार, मेरी आवाज अब आ रही है? ये नेट के इश्यूज हैं। आई होप माय वॉइस इज क्लियर, प्लीज जरा थम्स अप कर दें।
चीजें यार। ठहरे। अच्छा भाई, हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? भाई हेलो। ये देखो इसको। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आई होप सो। सब थम्स अप करें, एक बच्चे का थम्स अप आ रहा है मुझे। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। सर सिर्फ माइक्रो आ रहा है अब। अच्छा यार, वो मेरे आईपैड से तो फारिग हो गया है। सो यहाँ पे देखते हैं कोई है वाइट बोर्ड। हाँ वाइट बोर्ड है मेरे ख्याल में। ठहरो, न्यू वाइट बोर्ड। आई होप सबको मेरा वाइट बोर्ड नजर आ रहा है। प्रिपेयरिंग योर वाइट बोर्ड। क्या बकवास। नहीं चाहिए यार मुझे। अच्छा। सो हाँ। सर 17 Pro Max ले लें? अजीब तू डैश आदमी है कसम से। अच्छा जी। 14 people आर फॉलोइंग यू। ये कौन कौन कर रहा है यार? ये बहुत बड़े डैशर हैं कसम से। ये कौन है जो ये वो कर रहा है? ये क्या हुआ? ओहो। यार क्या बकवास। अच्छा भाई, पता नहीं क्या हुआ है। मुझे तो इस्तेमाल नहीं करना आता यार। ठहरो 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 यार। एक काम करते हैं अपना। मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। किधर है यार? हाँ भी नजर आ रहा है। ये क्या सीन है? हाँ। है ये क्या? हेलो। हेलो। अच्छा। आई होप नजर आ रहा है यार। आ रहा है, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा भाई, सॉरी यार, ये किधर मुझे फंसा दिया है कसम से इस मुसीबत उसमें। हाँ ये है। व्हाट? अच्छा जी। सो ये P2 है जी, P2। P2 में सेक्शन बी में माइक्रो के दो एसेज हैं, उनमें से एक करना है, और दोनों जो है वो पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है। 8 नंबर 12 नंबर। ठीक है जी। सो आई होप ये नजर आ रहा है। ये माइक्रो का है। और सेक्शन सी में भी दो ऐसे करने हैं। उनमें से एक, सॉरी, दो ऐसे आपको दिए होंगे, उनमें से एक करना है। वो भी पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है। ये मैक्रो है। ठीक है। फिर A2 के कोर्स में P3, वही 30 MCQs। 1 hour 15 minutes का होता है ये। 1 hour 15 minutes। ठीक है। और इसमें माइक्रो भी होगी, मैक्रो भी होगी। ठीक है। और P4, ये पहले से व्हाट्सएप ग्रुप में है। बस होगा, अब क्या करें यार। चलो, अब मैंने कर ही दिया तो जल्दी से इसको कर लें। P4 जो है वो, उसमें दो सेक्शन है जी इस दफा। वैसे तो तीन सेक्शन होते हैं, लेकिन आपके दिसंबर एग्जाम में दो सेक्शन है, क्योंकि हम मैक्रो इनकॉर्पोरेट नहीं करें P4 के अंदर। सेक्शन ए केस स्टडी है। केस स्टडी। और सेक्शन बी क्या है जी? सेक्शन बी में दो माइक्रो के एसेज हैं, उनमें से एक करना है 20 नंबर का एसे। ठीक है। सो ये है जी आपका पैटर्न, एएस और A2 मिलाकर। ठीक है, प्लीज अच्छी सी प्रैक्टिस करिएगा। अच्छे से मेरे एसेज जो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे एसेज हैं P2 P4 दोनों के, वो अच्छे से करिएगा। बाकी ये है कि इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। मेरे ख्याल में टाइम हो गया है, इशा का करीब करीब हो गया है। सो इसीलिए आई वांट कि हम इस क्लास को खत्म करें। एवरेज इकोनॉमिक लेसन कौन है? यार मेरा दिल तो कर रहा है इस आदमी को चपेट मारे बंदा। अच्छा जी। अम ठीक है जी, बस दैट्स इट फॉर टुडे आई गेस। मेरे ख्याल में और मुझे कुछ नहीं पढ़ाना। अगर कोई सवाल है आप पूछ सकते हो, वरना ठहरो मैं अटेंडेंस ले लूं, स्क्रीनशॉट ले लें। केस स्टडी करनी है, फिक्र ना करो। केस स्टडी हम करेंगे।
वो करेंगे प्रॉबली इंशाल्लाह वेंसडे और थर्सडे की क्लास में। कल कोर्स खत्म हो जाएगा तो वेंसडे और थर्सडे की क्लास में इंशाल्लाह हम केस स्टडी बिल्कुल करेंगे, फिक्र ना करें। अच्छा, मलिक उबैद। चलो, जबरदस्त। हाँ, दैट्स अबाउट इट जी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। चलो जाओ, मेरी भी जान छोड़ो, अल्लाह ने के बाद। इतने ज्यादा रिमोट, ये देखो क्या क्या बच्चे देखते हैं कसम से। यार इस क्लास को बंद कैसे करना है?